हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हम लेकर चल रहे हैं पब्लिक पॉलिसी एंड डेवलपमेंट का सब्जेक्ट, जिसमें आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो है ग्लोबलाइजेशन एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। सो आज के इस सेशन में स्टूडेंट्स हम पढ़ने वाले हैं ग्लोबलाइजेशन, दैट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट कैसा होगा इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर, ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट क्या है इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए, ग्लोबलाइजेशन के क्या चैलेंजेस हो सकते हैं एंड वो चैलेंजेस इकोनॉमिक पॉलिसी पे कैसे प्रभाव डालेंगे। नेक्स्ट, कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वगैरह वगैरह। सो इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी पे और ग्लोबलाइजेशन पे क्या रोल निभा रही हैं। नेक्स्ट, ग्लोबलाइजेशन के लिए हमारे पास क्या फ्यूचर ट्रेंड होंगे और वो फ्यूचर ट्रेंड हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के लिए किस तरीके से बेनिफिशियल रहेंगे। सो आज के इस सेशन में स्टूडेंट्स हम काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इस सेशन। मेरा नाम है पंकज। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सो स्टार्ट करेंगे बच्चों इंट्रोडक्शन से, दैट globalization is a multi-dimensional phenomena that has significantly transformed economies, societies and political structures worldwide. ग्लोबलाइजेशन बच्चों हमारा एक ऐसा फिनोमिना होता है, एक ऐसा मल्टी डायमेंशनल फिनोमिना होता है जो कि अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। किसके लिए? इकोनॉमीज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, सोसाइटल वैल्यूज़ और सोसाइटल कल्चर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, और जो हमारे देश की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसको बदलने के लिए, उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए। एंड ये जो प्रोसेस होंगी, सारी जो ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा बच्चों, ये आपको वर्ल्ड वाइड किया जाता है। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। सो ग्लोबलाइजेशन is refers to increasing interconnectedness and interdependence of the economies through trade, investment, technology and cultural exchange. ग्लोबलाइजेशन का एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि आपस में बहुत सारी कंट्रीज़ कनेक्टेड होती हैं, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होती हैं, ताकि वो अपने देश की इकोनॉमी, अपने देश के कल्चर वैल्यूज़, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी और कल्चरल एक्सचेंज कर पाएँ, जिससे कि हमारे वर्ल्ड के अंदर एक बहुत ही बढ़िया किस्म की ग्रोथ देखी जाए। अब बात करते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी की। तो इकोनॉमिक पॉलिसी ऑन द अदर हैंड encompasses the government strategies and decisions that regulate and influence a nation's economic activities. इकोनॉमिक पॉलिसी कुछ ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं जिसमें कि गवर्नमेंट कुछ स्ट्रैटेजीज़ बनाती हैं, कुछ डिसीजंस बनाती है, जिससे कि वो पूरे कंट्री के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सके, उनको रेगुलेट कर सके, उनको बढ़ा सके। ठीक है। अब रिलेशनशिप क्या है ग्लोबलाइजेशन और इकोनॉमिक पॉलिसी का? सो द रिलेशनशिप बिटवीन द ग्लोबलाइजेशन एंड द इकोनॉमिक पॉलिसीज इज इंट्रिकेट एज ग्लोबलाइजेशन इन्फ्लुएंस द पॉलिसी डिसीजन। ग्लोबलाइजेशन और इकोनॉमिक पॉलिसी के बीच में जो रिलेशन है वो आपका बहुत ही बढ़िया और बहुत ही एक डेवलपिंग नेचर है। ठीक है। अब ग्लोबलाइजेशन करता क्या है? ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज़ के बारे में डिसीजन बनाएगा, उनको इन्फ्लुएंस करता है। और पॉलिसी यहाँ पर क्या करेगी? पॉलिसी डिटरमाइन करेगी कुछ ऐसे फैक्टर जिस पे कि हमारे कंट्रीज़ आपस में इंगेज करेगी और उन पॉलिसी के तहत ही अपनी ग्रोथ को ट्रांसफॉर्म भी करेगी। सो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं दैट ग्लोबलाइजेशन किस तरीके से इम्पैक्ट डाल रहा है इकोनॉमिक पॉलिसी में, और कैसे गवर्नमेंट अडेप्ट कर रही है ग्लोबल ट्रेंड को, जिससे कि वो सारे नेशंस में आपस में बैलेंस बना के रखे। साथ ही साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन, बढ़ता जो ग्लोबलाइजेशन है हमारा, वो किस तरीके से बेनिफिट लेके आ रहा है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के लिए, और क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, और हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को एक प्रॉपर शेप देने के लिए हमारे इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो किस तरीके से अपना रोल निभा रहे हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे बच्चों अब इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इकोनॉमिक पॉलिसी। द ग्लोबलाइजेशन हैज़ ब्रॉट न्यूमरस चेंजेस इन द इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉर्मुलेशन। ग्लोबलाइजेशन जो है वो
बहुत ढेर सारे चेंजेस लेकर के आता है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को बनाने के लिए। तो गवर्नमेंट बेसिकली क्या करती है? गवर्नमेंट इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट को कंसिडर करेगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को कंसिडर करेगी और इकोनॉमिक कंडीशन को कंसिडर करने के बाद कुछ पॉलिसीज़ को डिज़ाइन करती है। तो अब मैं आपके सामने कुछ पॉलिसीज़ के बारे में बताऊंगा। पहला है ट्रेड पॉलिसी, दूसरा है मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, तीसरा है इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, चौथा है आपका लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। सो बात करेंगे पहला ट्रेड पॉलिसीज़ के बारे में। सो ट्रेड पॉलिसी, इट इज़ अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड ट्रेड लिबरलाइजेशन हैव बिकम फंडामेंटल टू द ग्लोबलाइजेशन। जो ट्रेडिंग हम करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, ठीक है, तो वो ट्रेडिंग के लिए जो एग्रीमेंट होने चाहिए वो बिल्कुल फ्री एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, यही फंडामेंटल एक की इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे ग्लोबलाइजेशन का, कि कोई भी बैरियर नहीं होना चाहिए वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या लिखा है? कंट्रीज हैव रिड्यूस टैरिफ्स एंड ट्रेड बैरियर्स टू फैसिलिटेट द इंटरनेशनल कॉमर्स। कम से कम टैरिफ होगा और ट्रेड बैरियर कोई नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली हमारा इंटरनेशनल कॉमर्स जो होगा वो बढ़ेगा। नेक्स्ट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग द ट्रेड पॉलिसी। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, ये ट्रेड पॉलिसीज को रेगुलेट करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाती है। नेक्स्ट, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। सो मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी किस तरीके से इकोनॉमिक पॉलिसी पे अपना इम्पैक्ट डालती है, चलो देखते हैं। सेंट्रल बैंक मस्ट कंसिडर ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड विथ सेटिंग इंटरेस्ट रेट्स। जो सेंट्रलाइज्ड बैंक होते हैं, ठीक है, वो इकोनॉमिक ट्रेंड को एक सेट करते हैं। मतलब देश के अंदर जो इकोनॉमी चल रही है, ठीक है, उस इकोनॉमी के ट्रेंड को समझ के एक इंटरेस्ट का रेट को सेट करते हैं। नेक्स्ट, फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है? फिस्कल पॉलिसी के अंदर आपका टैक्सेशन और गवर्नमेंट जितना भी सारा स्पेंड करता है, ठीक है, वो सारा उसके अंदर इंक्लूड होता है और ये इकोनॉमिक कंडीशन से इन्फ्लुएंस्ड होता है, जो भी इकोनॉमिक कंडीशन हमारी कंट्री के अंदर चल रही है। तीसरा है आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो कंप्लीट नेशन के लिए, ठीक है, कंप्लीट नेशन के लिए वो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज बनाने का काम करती है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी आपकी बात करती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दैट इज एफडीआई पॉलिसीज आर शेप टू अट्रैक्ट द इंटरनेशनल बिजनेस। अब इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज के अंदर क्या होता है कि कंट्रीज इन्वेस्ट करती हैं। सो एक पॉलिसी है आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो ये पॉलिसी जो होती है वो इंटरनेशनल बिजनेस को अट्रैक्ट करने का काम करती है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज इन्वेस्ट करें और बिजनेस बनाएं। नेक्स्ट है आपका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मस्ट इंश्योर अ बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोटेक्टिंग नेशनल इंटरेस्ट। कुछ ऐसे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो सकते हैं, कुछ ऐसे लॉज हो सकते हैं जिसमें कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ और नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है और दोनों के बीच में एक बैलेंस को बनाया जाता है। सो यही तो है इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। नेक्स्ट है आपका लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। सो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के अंदर लेबर और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है। आपका जितने भी सारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जितना भी सारा आपका मार्केट होता है, उसके अंदर आपके एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज को प्रोवाइड कराने का काम करती है लेबर एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज। सो लेबर मार्केट हैव बिकम मोर कॉम्पिटिटिव ड्यू टू ग्लोबल वर्कफोर्स मोबिलिटी। लेबर मार्केट के अंदर भी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ गया है ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन। एंड वो बहुत ही अच्छी बात भी है, क्योंकि ज़्यादा कंपटीशन होगा तो ज़्यादा लोग एक्टिव रहेंगे और ज़्यादा ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी एक नए डायमेंशंस में, एक लार्जर एरिया के अंदर। नेक्स्ट, गवर्नमेंट मस्ट इम्प्लीमेंट पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट वर्कर्स राइट वाइल इंश्योरिंग इकोनॉमिक एफिशिएंसी। अब गवर्नमेंट जो होती है ना, वो पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने का काम करती है। अब पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट होंगी तो क्या होगा? वर्कर्स के राइट प्रोटेक्ट होंगे, उनको प्रॉपर इकोनॉमिक्स इन एफिशिएंसी मिलेगी, उनको प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लेबर मार्केट के अंदर, उनको उनके राइट्स, उनके ऑब्लिगेशंस एंड उनकी ड्यूटीज़ के बारे में उनको बताया जाएगा। नेक्स्ट, आउटसोर्सिंग एंड ऑफशोरिंग इम्पैक्ट
द एम्प्लॉयमेंट लेवल्स एट वेज स्ट्रक्चर्स। हाँ, तो जो आउटसोर्सिंग और ऑफशोरिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है वो एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर एक बहुत ही अच्छा, क्या बोल सकते हैं हम, एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाल सकता है। ठीक है। हायरिंग प्रोसेस एंड रिमूवल प्रोसेस of the people from the company, so it will impact on the employment structure and the wage structure that a company hold. ठीक है। Now we will discuss about benefits of the globalization on economy. So what are the benefits? ग्लोबलाइजेशन के फ़ायदे क्या होंगे इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर? तो पहला फ़ायदा तो ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है सर। इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट किया जा रहा है आपका। ग्लोबलाइजेशन आने से इकोनॉमी एक्सपेंड होगी। इकोनॉमी कैसे एक्सपेंड हो रही है? इकोनॉमी जो एक्सपेंड होगी वो आपके ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट से होगी। जो कंट्रीज आपस में ट्रेडिंग करेंगी, इन्वेस्टमेंट करेंगी किसी पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर, सो उससे आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। दूसरा, जैसे कि चाइना और इंडिया है, दोनों ही इमर्जिंग इकोनॉमीज में आते हैं वर्ल्ड के अंदर। सो ग्लोबल मार्केट इंटीग्रेशन में दोनों ने अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया है मार्केट इंटीग्रेशन के अंदर। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड इनोवेशन। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र किया जा रहा है ग्लोबलाइजेशन से, एंड नए नए इनोवेशंस मिल रहे हैं, नई नई डिस्कवरी हो रही हैं टेक्नोलॉजी में। तो उससे क्या हो रहा है कि ग्रोथ हो रही है। तो नेशंस जो होंगे वो एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए आपस में इन्वेस्ट करेंगे, ट्रेडिंग भी करेंगे, ग्लोबलाइज्ड करेंगे अपने आप को, ताकि वो प्रोडक्टिविटी और इनोवेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा पाएँ। नेक्स्ट है कंज्यूमर बेनिफिट्स। सो कंज्यूमर बेनिफिट में क्या होगा? अब जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा वैसे वैसे मार्केट भी बढ़ेगी, मार्केट बढ़ेगी तो प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्ट की क्वालिटी में भी एक फ़र्क आएगा कि हमें अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देना, ताकि हमारा बिजनेस, हमारा धंधा जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बने। सो कॉम्पिटिटिव मार्केट होने का एक अपना फ़ायदा है। कॉम्पिटिटिव मार्केट होगा तो बढ़िया प्रोडक्ट कम दाम पे मिलेगा, और ये कंज्यूमर की सबसे बेस्ट चॉइस होती है कि अच्छा प्रोडक्ट बहुत ही कम रेट पे मिले, तो कंज्यूमर तो उसी में खुश हो जाता है। सो कंज्यूमर्स का तो बेनिफिट है ही। ठीक है। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। बिल्कुल सही बात है भाई, ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा तो इंडस्ट्रीज़ आपस में कनेक्ट कर रही हैं, इकोनॉमीज़ आपस में कनेक्ट कर रही हैं, टेक्नोलॉजी आपस में कनेक्ट कर रही है, कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है, तो भाई उसकी वजह से नई कंपनीज बनेंगी, कंपटीशन बढ़ेगा मार्केट में, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा। ठीक है, मतलब कंपनी बनेगी तो फिर एम्प्लॉयमेंट की हायरिंग भी होगी, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी इंक्रीज़ हो गए, यहाँ पे नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। ठीक है, बढ़िया काम है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंटीग्रेशन। बिल्कुल सही, फाइनेंशियल इंटीग्रेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट जो होती हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आएंगी बिजनेस और गवर्नमेंट के लिए, जिसमें कि वो इन्वेस्टमेंट लेगी। तो इन्वेस्टमेंट लेने के बाद वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक एक्सपेंशन करके दिखाएगी। सो फाइनेंशियल इंटीग्रेशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट होगा हमारे ग्लोबलाइजेशन का इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए। अब हम बात करेंगे कुछ चैलेंजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इकोनॉमिक पॉलिसी। सो बेनिफिट तो है ग्लोबलाइजेशन का, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं। अब वो चैलेंजेस क्या हैं, चलो पढ़ते हैं। पहला चैलेंजेस है बच्चों आपका इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। भाई ग्लोबलाइजेशन हो रहा है तो कहीं पे ज़्यादा जो अमीर कंट्रीज़ हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा, जो गरीब कंट्रीज़ हैं उनको कम फ़ायदा होगा, तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी तो पैदा होगी। दूसरा है लॉस ऑफ नेशनल सोवरेनिटी। सो जो ज़्यादा बड़ी कम कंट्री है, जिसके पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वो अपने आप को ज़्यादा सोवरेन दिखाएगी कि मेरी बात माननी पड़ेगी, यू हैव टू ओब्लाइज्ड, है ना। सो बड़ी कंट्रीज़ अपना एक डोमिनेशन रखेंगी, अपने एक डिक्टेशन रखेंगी रिगार्डिंग द डोमेस्टिक पॉलिसीज़, रिगार्डिंग द एवरीथिंग, रिगार्डिंग द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एंड ऑल एंड सो एंड सो। नेक्स्ट है जी इन्वायरमेंटल कंसर्न। बिल्कुल सही बात है, इंडस्ट्रीज़ बढ़ेगी तो इन्वायरमेंट पे एक अच्छा इफेक्ट तो देखने को मिलेगा, एंड वो इफेक्ट से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा।
तो नुकसान की बात है बिल्कुल। इन्वायरमेंट पे प्रभाव पड़ेगा, पोल्यूशन होगा, पेड़ों की कटाई होगी, ठीक है, और न जाने क्या क्या। सो गवर्नमेंट को ध्यान में रखना है, जब भी ग्लोबलाइजेशन होगी तो कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट है उनको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि इन्वायरमेंट का भी वहाँ पर बराबर तरीके से ध्यान रखा जाए। नेक्स्ट, फाइनेंशियल क्राइसिस। बिल्कुल सही बात है, फाइनेंशियल क्राइसिस एक हमारा 2008 में देखा गया था, ठीक है। तो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट जो होगा उस पर प्रभाव आ सकता है इन्वेस्टमेंट के थ्रू, एंड पैसों की कमी पड़ सकती है, ठीक है। एंड पैसों की कमी पड़ेगी तो फिर नई इनोवेशंस, नई टेक्नोलॉजी को हम अडेप्ट नहीं कर सकते। तो ग्लोबलाइजेशन का एक नेगेटिव फैक्टर ये भी हो सकता है, फाइनेंशियल क्राइसिस। नेक्स्ट है आपका कल्चरल एंड सोशल इम्पैक्ट। बिल्कुल सही बात है। तो भाई कुछ कंट्रीज़ तो होती हैं जो होमोजेनाइजेशन वाली होती है, मतलब लोकल ट्रेडिशंस, आइडेंटिटीज़ और लोकल कल्चर्स को ज़्यादा प्रमोट करने का काम करती है। लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज़ होती हैं जो सोसाइटल वैल्यूज़ को भी ज़्यादा ध्यान में रखती हैं। तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़, जॉब डिस्प्लेसमेंट, और आपका ये क्या बोलते हैं, सोशलाइजेशन ऑफ पीपल एंड ट्रेडिशनल कल्चर के ऊपर ग्लोबलाइजेशन एक इम्पैक्ट डाल सकता है। नेक्स्ट, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है बच्चों, वो किस तरीके से इकोनॉमिक पॉलिसी और ग्लोबलाइजेशन के लिए अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। सो मैं आपके लिए 4 इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन लेकर के आया हूँ। पहला है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपकी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि ट्रेड पॉलिसीज़ और ट्रेड डिस्प्यूट्स को रेगुलेट का काम करती है ग्लोबली कॉन्टेक्स्ट में। एंड साथ ही साथ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और टैरिफ रिडक्शन को प्रमोट भी करती है। तो बढ़िया काम है जी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये एक फंड है जिसमें कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जब बनाई जाती हैं ग्लोबली तो उसको फंड करने का काम करती है, मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी उन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को, ताकि वो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में पैसों की कमी ना आए और वो इकोनॉमिक पॉलिसी अपना जो है पर्पस को फुलफ़िल कर सकें। दूसरा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मॉनिटर करती है, मॉनिटर करके रखेगी जी कहाँ पर पैसे की कमी है, अगर कहीं पर पैसे की कमी तो उस पैसे की कमी को पूरा किया जाएगा। एक्सचेंज रेट जो होगा ट्रेडिंग के टाइम पे, ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे, तो उस एक्सचेंज रेट के ऊपर भी एक पॉलिसी बनाएगी, एंड उस पॉलिसी को कंट्रोल और रेगुलेट करने का काम भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड करती है। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक जो होगा वो फाइनेंशियल के साथ साथ आपका टेक्निकल सपोर्ट भी देता है, जो कि आपके डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर देना, इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट करना, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करना। सो उन प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंस और टेक्निकल सपोर्ट देने का काम करती है वर्ल्ड बैंक। सो वर्ल्ड बैंक साथ ही साथ इसके पॉवर्टी रिडक्शन पे भी काम करती है कि कम से कम पॉवर्टी होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, ठीक है, एंड प्लस इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो करती ही है। नेक्स्ट है आपका यूनाइटेड नेशन एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस और यूरोपियन यूनियन और एशियन जैसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं बच्चों, ये आपके रीजनल एरियाज़ में इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के ऊपर इम्पैक्ट डालती है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है। कैसे? भाई कोऑपरेशन ऑफ द पीपल, पीपल्स को बोलेगी जी इकट्ठा हो जाओ, बढ़ाओ, प्रमोट करो, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करो, इकनॉमी में हमको ग्रोथ लेके आनी है, ये वो सो करके। सो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का काम करती है और कॉपरेशन को प्रमोट करती है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स ग्लोबलाइजेशन एंड इकोनॉमिक पॉलिसी इन डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग नेशन। जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर, सो डेवलप्ड कंट्रीज में वो कैसा है, और जो डेवलपिंग कंट्रीज है जो अभी चल रही हैं, जो अभी डेवलप हो रही हैं, उन कंट्रीज में कैसा है। तो बात करेंगे अगर डेवलप्ड कंट्री की, जो पहले से डेवलप्ड हैं, मतलब जो डेवलप्ड हो चुकी हैं, तो उन कंट्रीज़ में क्या होता है कि इट फोकस ऑन मेंटेनिंग द कंपटीशन, कंपटीशन को मेंटेन करने का काम करती है, क्योंकि वो तो डेवलप हो चुका है।
कंपटीशन को मेंटेन करने का काम करती है। स्ट्रैटेजीज किस तरीके से रखी जाएंगी पॉलिसीज़ की, उस पे काम करेगा। तीसरा, पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंटेशन पे, कि लेबर मार्केट में किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कराना है, किस तरीके से उसका इम्पैक्ट रहेगा, किस तरीके से मार्केट डिस्रप्शन को रोका जाएगा, ठीक है, कंट्रोल किया जाएगा, उसको रेगुलेट किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका डेवलपिंग कंट्रीज़। अब डेवलपिंग कंट्रीज़ में कैसा होगा, डेवलपिंग कंट्रीज़ में इंडस्ट्रियलाइजेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रायोरिटाइज रखा जाता है, क्योंकि वो अभी डेवलप हो रहा है, तो इसलिए उसमें ट्रेड किया जाएगा, उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, तभी तो वो आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट, सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस जो आते हैं, जैसे कि पोवर्टी हो गया, इनइक्वालिटीज़ हो गया, इकोनॉमिक अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, तो इन इश्यूज़ को एड्रेस किया जाएगा, इनको रिजॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ध्यान रखा जाएगा, इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखा जाएगा, और जितने भी सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं एंड बाकी अदर रिसोर्सेज हैं, तो उन रिसोर्सेज को एक ठीक ठाक तरीके से इस्तेमाल किया जाए, ताकि आने वाले फ्यूचर जनरेशन्स भी उसका फ़ायदा उठा सकें। सारा खत्म नहीं करना है। मतलब व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स अ डेवलपमेंट विच टेक्स प्लेस विदाउट डैमेजिंग अवर इन्वायरमेंट एंड ऑल्सो टेक केयर ऑफ द फ्यूचर नीड। ठीक है, चलो जी। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फ्यूचर ट्रेंड इन ग्लोबलाइजेशन एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। तो फ्यूचर ट्रेंड क्या है जी? तो फ्यूचर ट्रेंड में सबसे पहला ट्रेंड तो हम ये समझते हैं कि डिजिटल इकोनॉमी और ई कॉमर्स हो रहा है आजकल बहुत ही ज़्यादा। डिजिटल इकोनॉमी और ई कॉमर्स जैसे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन। और डिजिटल इकोनॉमी जैसे कि हम आजकल गूगल पे और फ़ोन पे और पेटीएम जैसे सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं। एंड आजकल कुछ डिजिटल ट्रेडिंग के ऐप्स भी आ गए हैं, है ना, बिनोमो, ग्रोमो। तो इस तरीके से कुछ ऐप्स भी आजकल चलते हैं। सो डिजिटल ट्रेडिंग जो होगी, उसमें प्रॉपर रेगुलेशन का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्रोटेक्शन का भी बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि इसमें डेटा फ्रॉड के और साइबर क्राइम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। डेटा चुरा लिया जाता है, प्राइवेसी को खतरा है। सो बिल्कुल। नेक्स्ट, सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन पॉलिसीज़। तो जिस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ध्यान रखा जाएगा, तो उस पे इन्वायरमेंट पे हमारा किस तरीके से आ रहा है इम्पैक्ट, प्लस क्लाइमेट चेंज पे किस तरीके से इम्पैक्ट आ रहा है, तो उनके लिए कुछ ग्रीन पॉलिसी बनानी पड़ेगी। ग्रीन पॉलिसी रिलेटेड टू द इन्वायरमेंटल एंड रेन्यूएबल रिसोर्सेज एंड कार्बन एनर्जी रिसोर्सेज, उनके लिए ग्रीन पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी, ताकि उनको रेगुलेट किया जा सके, उनके इम्पैक्ट को कंट्रोल किया जा सके, और उनके चैलेंजेस को रोका जा सके। नेक्स्ट, जियो पॉलिटिकल शिफ्ट एंड ट्रेड रिलेशंस। तो जियो पॉलिटिकल शिफ्ट में क्या था? जियो पॉलिटिकल शिफ्ट एंड ट्रेड रिलेशंस में बच्चों, आपकी जितनी भी ग्लोबल पावर्स होती है, जैसे कि यूएस चाइना रिलेशंस, चाइना इंडिया रिलेशंस, इंडिया रशिया रिलेशंस, तो इन सारी ग्लोबल पावर्स को ट्रेडिंग के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, एंड उन ट्रेडिंग पॉलिसी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ग्लोबलाइजेशन का, तो उसको कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होना चाहिए। दूसरा, ट्रेड एग्रीमेंट जो बनाए जा रहे हैं वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने चाहिए, जिसमें कि कोई भी बैरियर नहीं होना चाहिए, ठीक है, और टैरिफ रिडक्शन भी होना चाहिए। साथ ही साथ ये ट्रेड एग्रीमेंट आपके रीजनल बेसिस पे होने चाहिए, रीजन टू रीजन वेरी करना चाहिए, एक जैसा नहीं बनाना है, अदरवाइज कंट्री पे इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। लास्ट पॉइंट है आपका रीशोरिंग एंड सप्लाई चेन रिकन्फिग्रेशन, जैसे कि कोविड-19 पैंडेमिक में हुआ था, ठीक है, एक बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में रिसोर्सेज का रिक्वायरमेंट पड़ा था, मेडिसिन्स का, टेक्नोलॉजी का, जितने भी सारे फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, मेडिकल प्रोफेशनल्स थे, पुलिस डिपार्टमेंट था, एडमिनिस्ट्रेशन था। सो वहाँ पर सप्लाई चेन एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। सो कंट्रीज़ को बेसिकली कुछ ऐसी पॉलिसीज़ की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए जहाँ पर वो ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई चेन को बढ़ा सकें, और इंटरडिपेंडेंसी के थ्रू, जो ग्लोबलाइजेशन है, इंटरडिपेंडेंसी के थ्रू आपस में कनेक्टेड रहें, एक दूसरे की हेल्प भी करें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सप्लाई चेन रिकन्फिग्रेशन। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे कंक्लूजन के बारे में।
अब मैं आपको पूरा लेक्चर कंक्लूड कर देता हूँ। एक फास्ट रिवीजन ले लेते हैं। सो ग्लोबलाइजेशन और इकोनॉमिक पॉलिसीज आपस में कनेक्टेड तो हैं, एंड ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही हमारे जो नेशंस हैं उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ देखी जाती है ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में। ग्लोबलाइजेशन होने से ही इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, और इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमको मिल रहा है, ट्रेड का एक्सपेंशन हो रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन होने से हमको फ़ायदा तो है, ठीक है। लेकिन इसके कुछ चैलेंजेस भी हमने एक्सप्लेन करे थे अभी आज के लेक्चर में, जैसे कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, लॉस ऑफ नेशनल सोवरेनिटी है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स भी हैं। सो इन्हीं चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। तो उन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को यहाँ पर कुछ ऐसी पॉलिसीज़ को बनाना पड़ेगा, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ को क्राफ्ट करना पड़ेगा जिसमें कि वो नेशनल इंटरेस्ट और ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड को कंट्रोल कर सकें, उन दोनों के बीच में एक बैलेंस को सेट कर सकें। साथ ही साथ फ्यूचर की जो नीड है हमारी, जैसे कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सस्टेनेबिलिटी, जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट, तो ये कहीं ना कहीं हमारे ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप को शेप करने का काम करती है, हमको अडेप्ट करने का काम करती है विथ न्यू टेक्नोलॉजी, विथ न्यू पॉलिसीज़, और हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ में एक बहुत ही अहम रोल निभाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आज के सेशन के लिए सिर्फ इतना ही, और स्टूडेंट्स मिलेंगे अगले सेशन में और करेंगे कुछ पब्लिक पॉलिसी एंड डेवलपमेंट्स के कुछ और नए टॉपिक्स को एक्सप्लोर। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, एंड अच्छे से पढ़िए।